अबे जी, मेरा सवाल आ, ये सारे पेरिफेरी की चीजें थी, लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ मैं उसको दोहराता हूँ। देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर अगर देश के नेताओं का ध्यान नहीं जाएगा और मान लीजिए देश ही नहीं रहेगा, तो फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री हों या 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हों, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हम लोग जिस तरीके से, जो दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो धीरे धीरे अपने आर्थिक उलझनों में फंस करके एक टूटने के कगार पे पहुंच जाते हैं, और हमारे यहाँ तो पूरी पूरी की पूरी राजनीतिक बिरादरी आर्थिक सवालों को लेकर के या आर्थिक स्थिति को लेकर के, आपने भी अभी महंगाई बेरोजगारी का जिक्र किया, इन सवालों के ऊपर ध्यान ही नहीं देती, न इनका हल कोई ऑल्टरनेट कोई तरीका भी हो सकता है वो सुझाती सुझाती है। जो अर्थव्यवस्था के जानकार लोग हैं, आप जानते हैं, आप ही के कुछ मित्र हैं जो बात करते हैं, लेकिन वो बात सिर्फ हो के रह जाती है, उसका कोई लोगों पे असर नहीं पड़ता। तो ये सवाल मेरे दिमाग में है कि अपने देश के जो बुनियादी प्रश्न हैं, जो बुनियादी सवाल हैं, जो देश को खड़ा करते हैं, बनाते हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब है नहीं। लेकिन होता ही है कि जब देश की सारी संस्थाएं गड़बड़ हो रही हों, फैसला न कर रही हों, तो लोगों का ध्यान सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता है, पर कब तक कोई नहीं जानता। उनके भी फैसले, आपने कहा कि एक तरीके से आधे अधूरे फैसले होते हैं, जो उनको पूरी दिशा निर्देश देना चाहिए वो नहीं देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देश के बहुत सारे लोगों का सवाल है कि कोई भी प्रधानमंत्री हो 24 में, देश की अगर समस्याएं हल नहीं होती और देश एक एक नए तरह के झंझावात में फंसने के आसार दिखाई दे रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आपने आर्थिक प्रश्न उठाया और हम लोग पहले भी इस सवाल के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आर्थिक सवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की और विपक्ष के जो नेता हैं उनकी नीतियों में कोई फर्क नहीं है, उनकी समझ में कोई फर्क नहीं है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की समझ में उसमें कोई फर्क नहीं। हर सरकार अपने अपने तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म चलाती है। आज राहुल गांधी मोदी सरकार की के क्रोनी कैपिटलिज्म की आलोचना कर रहे हैं, ठीक आलोचना कर रहे हैं, सही आलोचना कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में रिलायंस का विकास हुआ था, और जिन अनिल अग्रवाल का आपने जिक्र किया है, वो कोई अदानी साहब तो नरेंद्र मोदी के युग की देन है, लेकिन अनिल अग्रवाल नरेंद्र मोदी के युग की देन नहीं है। वो पहले से जमे हुए हैं, और वो उनका जो बिजनेस मॉडल है और अदानी का जो बिजनेस मॉडल है, अगर उसके अंदर कुछ खामी है, उसके अंदर समस्या है, बहुत ज्यादा से ज्यादा कर्ज लेकर अपना विस्तार करने की जो उन्होंने रणनीति अख्तियार की है, वो रणनीति आमतौर पर बूमरैंग कर जाती है। बहुत बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि ऐसी रणनीतियां बूमरैंग कर जाती हैं, और ऐसे ग्रुपों का, ऐसे घरानों का फिर पराभव उनकी वजह से होता है। अब आप अदानी को लीजिए, अदानी शुरू करते हैं, अनिल अग्रवाल से ज्यादा बड़ी हस्ती है इस मामले में। आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा होगा कि अदानी के शेयर बढ़ने शुरू हो गए हैं, उनके शेयरों में 16% का इजाफा हुआ है। और इसकी वजह यह है कि उन्होंने ये किसी तरह जुगाड़ करके, तिकड़म करके अपने शेयरों को डिस्काउंट पर बेचकर, या दूसरे तरीके से अपने बॉन्ड्स को डिस्काउंट पर बेचकर, या दूसरे तरीके से उन्होंने कुछ पूंजी की जुगाड़ की है। भारत सरकार उनके पीछे खड़ी हुई है, और जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारी की सारी संस्थाएं जो है भारत सरकार के आदेश पर काम करती हैं। चूंकि अभी विवाद हुआ है, तो अभी ये संस्थाएं थोड़ा हाथ पीछे खींच रही हैं, अडानी कुछ सवाल भी पूछ रही हैं, लेकिन ये सब दिखाने की बात है, मैं ये मानता हूँ। उसके बाद फिर ये लोग अडानी को पैसा देना शुरू कर देंगे, और अबू धाबी का शाही परिवार है, उससे भी पैसा, वो भी पैसा लगाएगा अडानी की कंपनियों में। तो जैसे ही अडानी की कंपनियों में पैसा फिर से लगना शुरू होगा, वैसे ही उसके शेयर फिर रॉकेट की तरीके से में ऊपर जाएंगे, और फिर लोग इसको भूल जाएंगे अभी जो प्रकरण हुआ है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि सरकार की रणनीति क्या है, इस पर हम लोग गौर नहीं कर रहे। सरकार की रणनीति यह है कि इस मसले को लंबा खींच दिया जाए, और सेबी का तरीका तो है ही। 2021 में अडानी के खिलाफ जांच शुरू की थी सेबी ने, आज तक उसकी जांच का परिणाम नहीं आया।
और इसी तरह रिलायंस के खिलाफ कितनी भी जांचें शुरू की, 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं, तब जाके जांचों के परिणाम सामने आते हैं। तो ये जो रेगुलेटरी संस्थाएं हैं, ये कंपनी देखकर, व्यक्ति का चेहरा देखकर, उसके राजनीतिक संपर्कों को देखकर उसके लिहाज से उनके खिलाफ कार्रवाई करती हैं, उसके लिहाज से उसके खिलाफ जांच करती हैं। तो ये सारा का सारा बंदोबस्त इस तरीके का है। और जिसके पास सरकार होती है उसका आचरण उस सरकार से भिन्न नहीं होता है जिसकी कि वो विपक्ष में रहकर आलोचना करता है। इस बात के न जाने कितने प्रमाण उपलब्ध हैं, इनके ऊपर हजारों सफ़े लिखे जा सकते हैं इस सवाल के ऊपर कि इसी तरीके से सारा का सारा चलता है। तो ये परिस्थिति है, और इस परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, गरीब आदमी की इनकम बढ़ने की बजाय घट रही है। न केवल नए रोजगार नहीं मिल रहे हैं, बल्कि जिनके पास रोजगार है उनसे रोजगार भी छिन रहे हैं। इस सबसे पैदा होने वाली नाराजगी को कमजोर करने के लिए, नरम करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़े सब्सिडी तंत्र की रचना की है, ताकि लोग सरकार के खिलाफ इतने नाराज ना हो जाएं कि सरकार के खिलाफ वोट देने का निर्णय कर लें। अभी तक सरकार अपने इस हथकंडे में सफल है, कब तक सफल होगी ये एक सवाल है। और भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विन्यास है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है इंडियन इकोनॉमी का, उसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। ये एक बहुत ही विशाल अर्थव्यवस्था है, बहुपक्षीय है, बहुमुखी अर्थव्यवस्था है, और इसकी गहराइयां बहुत हैं। इसमें जो बड़े बड़े पूंजीपति काम कर रहे हैं उनके पास डीप पॉकेट्स हैं, यानी उनके पास बहुत पैसा है। जैसे मैं कई बार कहता हूं, हालांकि ये आंकड़ा पुराना हो गया होगा, कि निजी क्षेत्र के पास 3 लाख करोड़ रुपए व्हाइट मनी रखा हुआ है, जिसको वो चाहे तो एक क्षण में इन्वेस्ट कर सकती है, निवेश कर सकती है। जो ब्लू चिप पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं उनके पास भी 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का व्हाइट मनी है पड़ा हुआ, उनकी तिजोरी में बंद है। जैसे ही ये पैसा बाजार में आएगा, आप कल्पना कर सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर निवेश होगा इस पैसे से, और कितने बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों में उछाल आएगा उस निवेश के कारण। यहाँ तक कि रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा, वगैरह वगैरह। अब सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने का इस बजट में उसने योजना बनाई है। प्रोफेसर अरुण कुमार का ये कहना सही है कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने से उस स्तर पर रोजगार नहीं पैदा होते जैसे उस जमाने में रोजगार पैदा होते थे, जबकि मानवीय श्रम के जरिए सड़कें बनती थी, या पुल बनते थे, या इमारतें बनती थी। आज मशीनीकरण हो गया है, इसलिए पहले के मुकाबले कम रोजगार का सृजन होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही रोजगार का सृजन। तो सरकार की मान्यता ये है कि किसी भी तरीके से हमारे खिलाफ जो नाराजगी पैदा हो रही है हमारी नीतियों के कारण, उसको न्यूनतम किया जाए, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी उसकी मदद करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का ही सुझाव है, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, पेट भरने का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, ये सारे अधिकार कोई भारत सरकार के दिमाग से नहीं निकले हैं। ये सब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इनको थमाए हैं कि ये अधिकार वहां पे आप पारित कीजिए। पहले लोगों को एक अधिकार दे दिया जाता है, लोग उस अधिकार को पकड़े रहते हैं, उस अधिकार के इर्द गिर्द आंदोलन खड़े होते हैं, और इस तरीके से जो वो आम सहमति, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट है, जो सहमति मैन्युफैक्चर की जा चुकी है, वो सहमति उससे नहीं दरकती, वो सहमति अपनी जगह बनी रहती है। तो आप जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहे हैं, यानी जो वास्तव में एक यांत्रिक प्रौद्योगिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी से निकली है, वो अलग है। लेकिन ये जो सहमति बनाने की जो प्रौद्योगिकी है, और जिसमें लोगों को अधिकार थमा देने, और उस अधिकार पे ही लोग, उस अधिकार के चक्कर में ही लोग फंसे रहते हैं, ये जो प्रौद्योगिकी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था और उसकी पैरोकारी करने वाली, उसका संचालन करने वाली संस्थाओं ने बनाई है, और तमाम सरकारें उसका अनुगमन कर रही हैं। ये जो प्रौद्योगिकी है, ये प्रौद्योगिकी मेरे ख्याल से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर ज्यादा गहराई से विचार करना चाहिए कि इसका छल क्या है।